Hello students, so welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों हम लोग कूलम्ब्स लॉ के और भी क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बच्चों इस वीडियो में फिर मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा कि जो बच्चे CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे इनिशियल वीडियोस को देखें, जो इनिशियल जिनमें थ्योरी कंटेंट है और साथ में हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं। बट जो बच्चे और इनके लिए हम फिर एनसीईआरटी और बोर्ड के जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, उनकी भी एक सीरीज़ बनाएंगे, तो यहाँ से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो अभी जो वीडियो उसमें इसको जो इनिशियल वीडियोज़ है इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ है उनको देखें और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो फिर हम इनके सॉल्यूशन की सीरीज़ भी साथ में बनाते रहेंगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। और बाकी आगे जो बच्चे नीट के लिए और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी वो बच्चे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, और दूसरा ये है बच्चों कि आपको अगर लगता है स्पीड स्लो है तो 1.25x की स्पीड पे आप इसको देखें तो आपको और बेटर फील होगा। चलिए बच्चों हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ये पहला चार्ज है। दूसरा है 24 और मासेज है उनका। 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज, दोनों पे इतना ही चार्ज है और दोनों का मास भी हमें 24 × 10⁻³ kg गिवन है। ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, मतलब चार्ज आपस में फ्लो नहीं कर सकता, तो 1 मीटर लेंथ की बटा स्ट्रिंग है जिससे हमने इनको ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है। सिस्टम इज कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल से इनका फ़ायदा क्या है बेटा कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल पे हमने 2 पार्टिकल्स रख दिए, ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है बच्चों, और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर रखा है। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज़ 1 मीटर, और इस पे जो चार्ज है सेम चार्ज इस पे है, और इसका जो मास है सेम मास इसका है। नाउ स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल टेबल है ये, हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बच्चों मैं आपको बता दूं पैरेलल टू अर्थ सरफेस होता है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड्स का जो हम यूज़ करते हैं वो अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में करते हैं, और वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि ये जो टेबल है ये स्मूथ है बच्चों। स्मूथ का मतलब बेटा कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो यहाँ पे हम नहीं लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इस पे 0 है। अच्छा देखो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो जो फोर्सेस इन पे लगेंगे वो हमें यहाँ ड्रॉ करने रहेंगे। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखते हो तो इस वाले जो मास है इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेटा ये mg और नॉर्मल रिएक्शन सेम ऐसे ही इस वाले पर भी एक्ट करेंगे। ये mg इस पे भी लगेगा और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी इस वाले पर भी लगेगा, मासेस सेम है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। मतलब क्या होगा कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन और एनर्जी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें इस डायरेक्शन में एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एनालिसिस नहीं करना है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बनाते हैं तो बेटा ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम नेचर के चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो आपको पता है कि 2 चार्जेस जो है चाहे उनका कुछ भी वैल्यू हो, फोर्स जो लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट। तो लेट से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, जब इस पार्टिकल की हम बात करें तो एक बार के लिए वर्टिकल मोशन जब मुझे पढ़ना ही नहीं है तो मैं वर्टिकल फोर्स को हटा देता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्टिकल पे इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स F लग रहा है। अब ये फोर्स इसको इधर खींचने का जैसे ही ट्राई करेगा और ये वाला फोर्स जो है वो इधर खींचने का, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी
और जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी तो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होगा टेंशन फोर्स। तो जब भी स्ट्रिंग आपके पास होगी तो हम इस तरह से दो टी बनाते हैं जो कि इन दोनों मासेस के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये वाला टी हो गया, दूसरा ये वाला टी हो गया, तो ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो जाएगा। इफ़ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन वी विल टेक स्ट्रिंग एज ए मासलेस स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगता, क्योंकि अगर ये ब्लॉक इधर जाने का ट्राई करता तो फ्रिक्शन लगता, बट उन्होंने स्मूथ टेबल बोला हो तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि टेंशन का वैल्यू बताओ। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूँ तो ये ब्लॉक बेटा किस में है, रेस्ट में है। ये वाला जो ब्लॉक है किस में है, रेस्ट में है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पे 0 है। तो इस पे जो प्लस एक्स में, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन को प्लस एक्स ले लूँ तो इधर वाली डायरेक्शन को मैं माइनस एक्स बोल दूंगा। तो कोई भी एक पार्टिकल पे अगर हम बात करें तो 4 स्मॉल एम का अगर आप एफ बी डी बनाओगे, जिसे हम बोलते हैं एफ बी डी, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप एफ बी डी बना सकते हो। तो स्मॉल एम का बेटा एफ बी डी आप बनाओगे तो आप देखोगे कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इधर इस पे लग रहा है टी, इधर इस पे लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ इस पे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नाउ ना इसका मोशन वर्टिकल हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स से ट्रीट कर लें, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग एक्स ट्रीट कर लें, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या ट्रीट कर लें, वाई ट्रीट कर लें। तो बेटा जी हमने यहाँ पे स्मॉल एम का एफ बी डी बना दिया। तो हमने क्या किया कि ये वर्टिकल डायरेक्शन को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, वाई ट्रीट कर रहे हैं। तो इस ये पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। और एक्स और वाई क्या होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है। तो बेटा इस पर क्या होगा कि जितना फोर्स इस पार्टिकल पे प्लस एक्स में लग रहा है उतना ही फोर्सेज इस पर माइनस एक्स में लग रहा है। तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो प्लस एक्स में इस पर कितना लग रहा है, इस पर टी लग रहा है, और माइनस एक्स में कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, और ये एफ कितना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू एफ। तो टी ये रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स 0 है, तो जितना प्लस एक्स में है उतना ही हमने माइनस एक्स में कर दिया। तो एफ कितना है, ये है बच्चों के, क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस है एल, तो एल स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास टी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे इस पर क्या हो रहा है कि वाई डायरेक्शन में भी इसका कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब इस पर प्लस वाई में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर माइनस वाई में लग रहा है। प्लस वाई में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और माइनस वाई में एम जी लग रहा है। बेटा ये जो चीज़ है इसकी हमें इस क्वेश्चन में भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट आपको बता दें कि अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ती, तो फिर हमारे ये काम आता। तो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, बट हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि बाद में हमारे काम आ जाएगा। तो यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, के का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में 9 × 10⁻⁹, और चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻⁶। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 10 की पावर बेटा -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 × 2 10⁻⁻12 हो जाएगा अपॉन एल। एल कितना है बच्चों, बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास ये टी का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास ये टी का वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टी का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 144, और ये हमारे पास आ गया 9 और 12 10⁻³ इतना न्यूटन में आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.144 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन फोर्स का वैल्यू आ चुका है बच्चों। और ये टेंशन फोर्स का जो वैल्यू है यही बच्चों किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो यही टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। तो टी या एफ जो है वो दोनों ही यही है, दोनों का वैल्यू यही है। तो यहाँ से हमने ये टेंशन फोर्स तो हमने निकाल लिया। फिर देखो आगे हमें क्या कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। सेकेंड पार्ट, इफ सडनली वन स्ट्रिंग इज कट देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल। तो बेटा जी इसको देखो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होगा कि अगर आप एक स्ट्रिंग को कट कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा। देखो अगर मैं इस डायग्राम से ही आपको बात बताऊं, जो एफ हमने बना रखा है उसी से हम बात को समझ सकते हैं। तो ये जो एफ हमने बना रखा है इसी से हम इस बात को समझ लेंगे।
तो ये जो एफ बी डी है, यहीं से आप देखिए बच्चों, अगर आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे तो होगा क्या, वो चेंज जो है उस चेंज को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा ये फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, तो ये तो हमारे पास में के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ये एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल और एमजी एक्ट करेंगे। एमजी कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है तो वो तो फिर भी लगाएगी। नॉर्मल सरफेस लगा रही है तो वो तो तब बाद में भी लगाएगी, स्ट्रिंग कट करने से कुछ नहीं होगा। और ये चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगेगा, पर स्ट्रिंग कट करने से टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कट ऑफ स्प्रिंग, जैसे आपको स्ट्रिंग को जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कट ऑफ स्ट्रिंग, जैसे आपको स्ट्रिंग को कट करोगे टी विल बिकम ज़ीरो, तो टी जीरो हो जाएगा। तो अब बेटा जी इस पे जो है वो वाई में तो फोर्स अभी भी बैलेंस होके रहेंगे, तो वाई में तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्स में इसके पास एक ये नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये एक्स में इसके पास इधर नेट फोर्स आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इधर ये वाला नेगेटिव एक्स में एक्सेलेरेट करेगा, वो वाला पॉजिटिव एक्स में एक्सेलेरेट करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेलेरेट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस पे देखूँ तो मैं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन तो अभी भी ज़ीरो है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में अब इस पे नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो बेटा नेट फोर्स जो होता है वो एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बेटा एक चीज़ एम्फेसिस कर रहा हूँ, एम ए बेटा कोई फोर्स नहीं है, एम ए वास्तव में बॉडी पे लगने वाले सारे जो फोर्सेज है उनका समेशन है। तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का जो सम करोगे आप, वो बॉडी के मास इंटू बॉडी के एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। जैसे बच्चों देखो, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ये कौन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रही है, पर एम ए तो कोई नहीं लगा रहा। एम ए कौन लगा रहा है, मैं आपसे पूछूं एम ए कौन लगा रहा है तो आप बोलोगे, सोचने लग जाओगे। तो बेटा एम ए वास्तव में कोई फोर्स होता नहीं है, वास्तव में किसी भी डायरेक्शन, चाहे वो एक्स होती है वाई होती है ना, इनमें जब अपन सारे फोर्सेस का सम करते हैं ना, तो वो फिर एम ए को रिप्रेजेंट करता है, वो एम ए के इक्वल आता है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन सा है बेटा, ये सिर्फ एफ ही है। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, एफ, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों एफ बाई एम। तो एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा दूसरे पार्टिकल की बात करो, तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है, जो सेकंड पार्टिकल है, उसका भी बच्चों उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उस पर भी तो एफ ही लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने पढ़ा था कि जो फोर्सेस लगते हैं वो, ये दो पार्टिकल अगर कनेक्टेड है, ठीक है, ये दो पार्टिकल है, अब तो रिस्ट्रिंग कट कर दी है हमने, तब तो ये कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है, ये फोर्स कितना लगेगा, इस पर भी एफ लगेगा। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा तो वर्टिकल में इक्वेशन नहीं लगा रहे। ये जो इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, अगर एक्स में नेट फोर्स लेंगे तो एक्स में ही एक्सेलरेशन लेंगे, वाई में नेट फोर्स लेंगे तो वाई में एक्सेलरेशन लेंगे। तो अगर मैं इसके लिए भी ये इक्वेशन लिखूँ, इस इक्वेशन को इस पर भी अप्लाई करूँ, तो इस पर कितना फोर्स है, इस पर भी एफ ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्टिकल पे सेकंड लगाएगा, सेकंड पे फर्स्ट भी उतना ही लगाएगा, तो इस पे भी कितना है, एफ ही है। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो एफ है। अच्छा इसका मास भी वही है, दोनों का मास तो सेम ही है, तो इसका मास सेम है, और इसका एक्सेलरेशन निकालना है एक्स में, तो इसका, लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, प्लस एक्स में आएगा, और इसका किधर आएगा, ये इसका एक्सेलरेशन माइनस एक्स में आएगा। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास एफ बाई एम। तो इसका भी वही आएगा जो इसका आ रहा है, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो गया, डिवाइड बाई एम। तो ये भी सेम ही आएगा। ये एक्सेलरेशन हमने किसका निकाला, फर्स्ट पार्टिकल का, और ये हमने निकाला सेकंड का। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इन पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, और इन दोनों का मास भी सेम है, इसलिए इन दोनों पे एक्सेलरेशन सेम डेवलप हो रहा है। इन दोनों पे जो नेट फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में वो भी सेम है, और इन दोनों का मास भी सेम है, इसीलिए इन पे एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। अगर इन पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इनका मास डिफरेंट हो, या तो इनका मास डिफरेंट हो, या फिर इन पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो डिफरेंट हो। अगर ये दो चीज़ में से कोई एक भी डिफरेंट हो गया देन इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट आता, अदरवाइज ये सेम रहेगा। आर दे हैविंग इक्वल एक्सेलरेशन, तो बेटा इसमें तो यस बिल्कुल उनका एक्सेलरेशन सेम होगा।
और हमने सब कुछ कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है। सडनली कट करने के बाद जो एक्सेलेरेशन आया वो हमें बताना था। चलो उसकी कैलकुलेशन हमने नहीं करी थी, चलो अब कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। पर इतना जरूर हमें समझ में आ गया कि एक्सेलेरेशन जो आएगा वो सेम आएगा। अब आएगा कितना, तो सिंपल है कि जो फोर्स है डिवाइड बाय मास करना है। तो फोर्स में मास का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोनों पे एक्सेलेरेशन सेम आएगा। और कितना आएगा, तो फोर्स जो लग रहा है दोनों पे ये फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तो ये हमारे पास आया था 144। दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा रहे हैं। 144 इंटू 10⁻³ kg, सॉरी 3 न्यूटन इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये तो बड़ा फोर्स लग रहा है इनके बीच में। और मास इनका अपने को दिया था ना क्वेश्चन में, क्या मास दिया है, 24 इंटू 10⁻³ kg, 24 इंटू 10⁻³ kg। तो बेटा ये हो जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा, दोनों का सेम आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमारे इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर। देखो बच्चों इसमें क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस है। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1, और ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, अब इन्होंने हमसे बोला है कि ये जो है एयर में रखे हुए हैं। तो चलिए ये अभी जो है वो एयर में रखे हुए हैं। सो दे आर प्लेस्ड इन एयर, इनके चारों तरफ एयर है। ये पूरा सिस्टम बेटा किस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। एयर को हम एज ए वैक्यूम की तरह लेते हैं। तो अब इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्स का वैल्यू लगेगा, वो बोल रहे हैं कि व्हेन दी चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल आर डिस्टेंस इन एयर, ये एयर में रखे हैं, एक्सर्ट अ फोर्स एफ। तो इनके बीच में फोर्स एफ लगता है। तो बेटा एयर या वैक्यूम होता है, तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कौन होता है, के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का मैग्नीट्यूड, Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड, और बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट केस में ये हो रहा है। फिर ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर एट विच। अब ये बोल रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर से चेंज करके इन्होंने कितना कर दिया है, अब की बार इन्होंने इस डिस्टेंस को कैपिटल आर कर दिया है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो कर दिया है इन्होंने कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर कर दिया है। साथ में आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल आर एट विच दे एक्सपीरियंस अ फोर्स 4F। अभी मान लो ये सेम टाइप के चार्ज हैं, तो अगर ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अभी एक दूसरे पे ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो F लगा रहे हैं। अभी एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये F लगा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से लिख दिया है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब बच्चों इन्होंने आगे क्या बोला है कि सेपरेशन तो इन्होंने कैपिटल आर कर दिया, पर इन्होंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है ना, दैट शुड बी 4 टाइम्स F। अब ये फोर्स F नहीं 4F होना चाहिए। ये इस पे लगाएगा, दूसरा वाला भी इस पे भी लगाएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दैट शुड बी 4F, और डिस्टेंस कैपिटल आर कर दिया। साथ में इन्होंने बोला कि हमने एक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने हमसे बताया है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 16 है। तो बेटा जी अभी इनको इन्होंने क्या कर दिया, एक मीडियम के अंदर डाल दिया है। तो ये मीडियम के अंदर डाल दिया इन्होंने इसको। तो अब ये किसमें नहीं है, वैक्यूम में नहीं है। अब ये एक मीडियम के अंदर रख दिया है इनको, ये मीडियम है। तो इस मीडियम में इन्होंने इसको रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो ये एक मीडियम है, मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और बेटा इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, जो कि यूनिटलेस होता है, वो 16 है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो मीडियम में जो फोर्स होता है, मीडियम में जो फोर्स होता है वो होता है एयर में जो फोर्स होता है ना, उसका 1/K टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब एयर में जो फोर्स है उसका 1/K टाइम्स होता है मीडियम में फोर्स। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिस्टेंस भी चेंज कर दी है, और इन्होंने बोला फोर्स 4F आना चाहिए। तो ठीक है, ये इक्वेशन लगाते हैं। तो फोर्स इन मीडियम कितना आना चाहिए, फोर्स इन मीडियम बेटा आना चाहिए 4F। F नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4F, तो फोर्स आना चाहिए। अच्छा 4F इक्वल टू एयर में फोर्स। तो बेटा इन्होंने यहाँ पे जो एयर में फोर्स था ना
वो था K Q1 Q2/r²। लेकिन अब यहाँ पे जब फोर्स लिखेंगे, मान लो कि अगर ये मीडियम नहीं होता, सपोज करो 1 सेकंड के लिए कि ये मीडियम नहीं होता, तो आप फोर्स क्या लिख रहे होते? तो आप फोर्स लिख रहे होते K Q1 Q2/R²। सिर्फ ये लिख रहे होते K Q1 Q2/R²। लेकिन हम मीडियम डाल देंगे तो उसमें फिर K का भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि एयर, अगर ये मीडियम नहीं होता, 1 सेकंड के लिए ये मीडियम नहीं होता, तो आप फोर्स लिख रहे होते K Q1 Q2/R²। लेकिन मीडियम भी आ गया, तो अब आप दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता, एयर होती, तो फोर्स होता के मतलब 1/4πε0, 1/4πε0, है ना, Q1 Q2/R²। आप ये फोर्स लिखते अगर मीडियम नहीं होता, लेकिन मीडियम आ गया तो आप इस के से डिवाइड भी तो करेंगे। के मतलब मान लो या εr मान लो, तो यहाँ पे εr से डिवाइड भी करेंगे। ये भी आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमसे फिर क्या पूछा है? तो इन्होंने हमसे पूछा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया बेटा, एफ़ का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, एफ़ कितना आ गया, तो यहाँ से एफ़ हमारे पास आ गया, सिंपल 4 को उधर भेज देते हैं नीचे, तो एफ़ हमारे पास आ गया Q1 Q2 अपॉन ये जो 4 है बेटा, ये नीचे जाके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 4 जो हमारे पास आ जाएगा 16। ओके, तो 4 आ गया। अब इसके बाद इन्होंने हमसे बोला है कि द वैल्यू ऑफ आर एट विच द एक्सट्रीम फोर्स एफ 4F, तो उनको फोर्स 4F लगना चाहिए। तो एफ़ का वैल्यू हम बाद में डाल देंगे इसमें, तो अभी हम एफ़ का वैल्यू इसमें डाल भी सकते हैं। तो चलिए एफ़ का वैल्यू डाल ही देते हैं इसमें। तो इस इक्वेशन में हम, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। थोड़ा मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, ताकि थोड़ा सा एकदम क्लियरिटी आए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने बोला मीडियम में फोर्स कितना होना चाहिए, 4F। तो यहाँ मैंने लिख दिया सबसे पहले 4F इक्वल टू, अगर ये मीडियम नहीं होता, ओनली यहाँ पे क्या होती एयर, तो फोर्स होता 1/4πε0 Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन का स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, सो सेपरेशन कितना है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सेपरेशन है कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर कर दिया, तो कैपिटल R²। ये तो होता बेटा अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता, लेकिन मीडियम का इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, तो हमें K या εr, या तो K बोलते हैं बेटा या εr, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ चलो εr से भी इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको रिलेशन निकालना है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, देखो 4 के प्लेस पे 4 है, मैं यहाँ से f का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 4 बच्चों अपनी जगह पे है, f का वैल्यू डालते हैं यहाँ से 1/4πε0, है ना, मोड Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r² इक्वल टू ये तो हमने देखो 4 की जगह पे 4, f का वैल्यू डाल दिया, इक्वल टू राइट साइड लिख देते हैं 1/4πε0 मोड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई εr कितना है 16, के का वैल्यू जो डायरेक्टली कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी बेटा 16 गिवन है, इनटू कैपिटल R²। अब जो कट रहा है उनको काटते हैं, तो ये 4 से सीधा ये 4 कट रहा है यहाँ पे मेरे पास, Q1 Q2 से बेटा Q1 Q2 कर रहा है, πε0 से πε0 कर रहा है। एक काम करते हैं, इस 4 को रहने देते हैं, 1/4πε0 से पूरा 1/4πε0 को ही काट देते हैं, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, 4/r² इक्वल टू कितना आ गया इधर 1/16 कैपिटल R²। अब हमसे कैपिटल R का वैल्यू पूछा है, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, तो बेटा जी यहाँ से हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 16r² इक्वल टू स्मॉल r²। तो कैपिटल R² मेरे पास आ जाएगा R²/64। तो ये मेरे पास, इसका मैं रूट ले लूँगा, डिस्टेंस है तो बेटा फिर प्लस में ही लेना है,
बाई 64, तो ये आ जाएगा r/8। ये आंसर आ गया अपना, क्या वैल्यू आ गया, r/8 वैल्यू हमारे पास इसका आ गया। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा r/8। तो बेटा इसमें ऐसे ध्यान रखना है कि दोनों इफेक्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों इफेक्ट्स को आपको एक साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक तो बेटा जी यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस को भी वेरी कर दिया है, मतलब डिस्टेंस वो नहीं रखी, वरना क्वेश्चन थोड़ा ईजी होता। इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक्चुअल में इन्होंने थोड़ा सा गेम पलट दिया। यहाँ डिस्टेंस स्मॉल आर थी, सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल आर थी, इन्होंने उसको भी चेंज कर दिया। दूसरा जो एयर है उसकी जगह मीडियम भी कर दिया। तो दो चेंज एक साथ इन्होंने कर दिए, तो उन दोनों चेंजों को, दोनों जो चेंज है बेटा उसको कंट्रीब्यूशन में लेना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन होगा। तो आप छोटी सी गलती कर देते हैं, कई बार आप सिर्फ के से डिवाइड कर देते हैं और गलत हो जाता है, तो आप दोनों चेंजेस का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 चार्ज पार्टिकल्स आर कैप्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ले रहे हैं, तो 10 चार्ज पार्टिकल है बच्चों, वो हमारे पास x = 10, 20, 30 है ना, इतने एमएम्स पे रखे हुए हैं। और तो यहाँ पे हमारे पास 10 चार्ज पार्टिकल है, ये डिस्टेंस 10 mm है, फिर ये 20 mm है, फिर ये 30 mm है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर ये r डिस्टेंस पे है फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला जो है वो 2r डिस्टेंस पे है, थर्ड वाला 3r पे है। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे ये, इक्वल डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है कि 100 mm तक ऐसा है, ठीक है। तो 10 चार्ज पार्टिकल्स है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज 10⁻⁸ कूलम, द सेकंड हैज ए 8 इंटू, फर्स्ट वाले पे चार्ज है 10⁻⁸, सेकंड वाले पे है 8 इंटू 10⁻⁸, थर्ड वाले पे है 27 इंटू 10⁻⁸। इस तरह से इन पे चार्जेस कंटिन्यू जा रहा है, Q1, Q2, Q3। एंड 10th पार्टिकल पे हो गया 1000 इंटू 10⁻⁸। ये 10th नंबर के पार्टिकल का चार्ज है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो मुझे इस पे फोर्स निकालना है, जो सेंटर वाला है ना, इस सेंटर वाले पे मुझे फोर्स निकालना है। इस पे जो सेंटर वाला चार्ज है, मुझे इस पे टोटल फोर्स निकालना है, इस पे मुझे टोटल फोर्स निकालना है। तो देखो बच्चों क्या होगा कि ये सारे चार्जेस ही पॉजिटिव हैं, तो ये Q1 भी इसको रिपेल करेगा, इधर ये Q1 भी रिपेल करेगा, फिर Q2 भी रिपेल करेगा, तो सभी इसको नेगेटिव एक्स की तरफ रिपेल करने वाले हैं। तो हम सब सारे फोर्सेस को हमें बेसिकली, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो बेसिकली ऐड ही करना है। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आपका नेगेटिव एक्स के अलोंग आ जाएगा। अब वैल्यू कितना आएगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिकली यहाँ पे यूज़ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये हमें क्या बोलता है, ये हमें कहता है कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज पे, तो आप क्या करेंगे, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे करते जाएंगे जितने भी हैं, और ये -i में लगेंगे सारे के सारे। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करना सिंपली, तो बच्चों F नेट वेक्टर आ जाएगा हमारा। सबसे पहले F1 वेक्टर लिखते हैं, तो ये K Q1, तो बेटा एक ये तो 1 कूलम है, एक तो हमेशा 1 कूलम है, और पहले हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो K 1 कूलम, और दूसरा है 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। एक बार के लिए मैं यूनिट को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसा यूनिट्स में काम कर रहे हैं। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमें दिया है इन्होंने 10 mm, तो 10 mm का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10, और मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3, तो mm जो है उसको मीटर बना लेंगे, उसका स्क्वायर कर दिया। बस एक बार आपने ये लिख दिया। अब डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, -i, ये तो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन। अब दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों, तो दूसरे वाले में कुछ यही जैसी चीज़ होगी, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर हम कंटिन्यू देखें तो सभी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ चलता जाएगा। ये फर्स्ट वाले की वजह से हो गया, सेकंड वाले से जो चेंज है उसको देखना भी बच्चे, आप लोग चेंज को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज सिर्फ यह जहाँ पे आएगा वो चीज़ देखो कि एक तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁸ है, बट यहाँ समथिंग डिफरेंट होगा।
यहाँ तीसरा चार्ज अलग है। दूसरा ये 10 सेंटीमीटर पर है, ये तो 10 पर नहीं है ना, ये 10 mm पर है, 20 mm पर है, तो ये भी चेंज होगा। तो ये जो दो चीज़ हमारी यहाँ चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला चार्ज है वो हम लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻8। फिर तीसरा वाला है 27 इंटू 10⁻⁻8, है ना। और ये 10, और दूसरा वाला हो गया 20 mm, तीसरा वाला हो गया 30 mm। तो ऐसे हम प्लस करते जाएंगे और लास्ट तक हम 10th वाले चार्ज का लिखेंगे। तो 10th वाले के लिए कितना आएगा, फर्स्ट वाले के लिए 1 आ रहा है, सेकंड वाले के लिए बेटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब ये 1 का क्यूब आ रहा है, फिर 2 का क्यूब आ रहा है, फिर 3 का क्यूब आ रहा है। तो लास्ट वाले के लिए 10 का क्यूब आ रहा है, 10th वाले के लिए बेसिकली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट में होगा उसके लिए लिख लेंगे के 1 कूलम, और ये दूसरा जो होगा ये हमारे लिए हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻8। और फर्स्ट वाले का डिस्टेंस है 10, 20, 30, तो लास्ट वाले का हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 mm, सॉरी। तो 100 mm मतलब 100 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी भी क्या आ जाएगी, -i। जस्ट अ मिनट, इस वाले की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, -i। तो अब हम इन सबको ऐड कर दिया, सबको हम क्या कर देंगे, ऐड। ये 10th पार्टिकल तक हम लोग क्या कर देंगे, 10th पार्टिकल तक हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो अब बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशंस रहती है इनमें। तो अभी देखो होगा क्या, जो कॉमन है उनको बाहर निकालो पहले। कॉमन क्या है उसको पहले बाहर निकालो। देखो के कॉमन है, ठीक है। फिर ये 1 कूलम है तो ये 1 भी कॉमन है, तो 1 हो गया। फिर आप देखो 10⁻⁻8 सब में कॉमन है। अब बच्चे कई बार ऐसा मत कर देना कि ये मोड आपने यहाँ पे लगा दिया ना, तो 10⁻⁻8 को 10⁻+8 कर दोगी सर। अब मोड जो है ना माइनस को प्लस बना देता है बेटा, वो पावर को नहीं बना। अगर यहाँ ऐसे होता -10 इंटू 10⁻⁻8, वो मोड लगाते तो ये माइनस हट जाता जो आगे लिखा है। पावर को बच्चे ऐसा मत कर देना कि -8 को +8 कर दो। तो ये हो गया। तो 10⁻⁻8 भी कॉमन आ गया। डायरेक्शन -i के पर सब जगह वो भी बच्चे बाहर आ गई। और फिर नीचे क्या बचा, देखो यहाँ पे है 10⁻³ का स्क्वायर, तो वो तो होगा 10⁻6 हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6, ये भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या, तो ऊपर जैसे फर्स्ट वाले में से तो ऊपर से सब कॉमन आ गया, तो 1 बचा। और नीचे क्या बचा, इसमें 10 का स्क्वायर मतलब 100 बचा, ठीक है। प्लस फिर सेकंड वाले में हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें हमारे पास बच गया 1/100। सेकंड वाले में हमारे पास बच रहा है ऊपर की तरफ 8 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है, नीचे हमारे पास में बच रहा है बच्चों 20 का स्क्वायर, दैट इज़ 400। फिर ऊपर वाले में 27 बच रहा है, या 30 का स्क्वायर मतलब 900 बच रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पे ऊपर 1000 बच रहा है, और नीचे 1000 का स्क्वायर मतलब 10,000 बच रहा है। अच्छा जी, अब देखो कोई कितनी अच्छी बात है कि यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, तो यहाँ भी 2 0 है, तो यहाँ भी 2 0 बाहर लें तो 1/100 बाहर ले सकते हैं। तो चलो सॉल्व भी करते चलते हैं। के का वैल्यू डालते हैं 9 इंटू 10⁻9, 1 में कुछ नहीं डालना, -8 की जगह -8, -i⁻ की जगह -i बच्चों, 10⁻6 जो है उसकी जगह -6। और ये नीचे से है ना LCM में से इसमें से ले लिया बेटा, 2 0 नीचे ले लिया, मतलब 1/100 को बाहर निकाल लिया फिर से, तो 100 और बाहर निकाल लिया, ताकि ऊपर क्या बचा इसमें 1 प्लस इसमें बचा 8/4 दैट इज़ 2 प्लस 27/9 दैट इज़ 3 प्लस ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पे 2 0 हमने बाहर निकाल ली, तो 1000/100, तो 10 बचा यहाँ पे। अब देखो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ये सिंपली क्या हो गया, सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई 1 से 10 तक की। तो 1 से 10 तक की जो AP है सिंपली उसका सम क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों पता है, तो आई थिंक आप इसी तरह से करते हो। एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक आप करते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं आई थिंक। तो
मैं जैसे ये वाला यूज़ करता हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्न 10 है, 10/2 ये 5 हो गया, और 2 इंटू ये 2 हो गया, इंटू n-1 ये 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये हमारा आ गया 18/10-1, 9, कॉमन डिफरेंस हो गया 1, 2 इंटू फर्स्ट टर्म। और एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ, तो ये हमारा आ रहा है एक तरीके से, सॉरी यहाँ प्लस है, 55/18 आ रहा है। और अगर हम n इंटू n प्लस 1/2 करते हैं, नंबर ऑफ टर्न n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म 10 इंटू n प्लस 1 11/2, 55 हो रहा है। तो बेटा जी सम ऑफ n टर्म्स करते थे, क्योंकि ये 55 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है n/2, मतलब 10/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस इंटू 1 प्लस n-1 मतलब 9, d इज़ 1। तो ये मेरे पास आ रहा था 9 11, वही 55 आ रहा था, तो बिल्कुल सही है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास हम AP के n टर्म्स का सम है, तो हमने लगा दिया n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1/2, दैट इज़ 100/2 विच इज़ 55। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 10 की पावर इससे 9 जो है, इससे मैंने इसको -8 को काट दिया, तो यहाँ 10 बच गया, इस एक जीरो से एक ज़ीरो को काट दिया, और बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, -i डायरेक्शन बच रही है, और नीचे क्या बच रहा है, ये एक जीरो से, ये नीचे वाला एक जीरो ना, इससे -6 को काट दिया, तो यहाँ -5 रह गई, तो 10 की पावर यहाँ -5 रह गया, और ये हमारा 55 आ रहा था। तो हमारे पास में ये कितना आ गया ओवरऑल, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, तो ये हमारे पास 10 की पावर +5 आ गया, और 9 इंटू 55 करें अगर हम, तो हमारे पास ये आ रहा है 495। तो बेटा जी ये हमारे पास में 495 आ रहा है, जो 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4.95, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 7 न्यूटन। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें बेसिकली होता क्या है कि ये चीज़ लिखना पड़ता है, और बेसिकली यहाँ पे एक सीरीज़ बनती है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ एक सीरीज़ फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब वो सीरीज आपकी सिंपल AP बन सकती है, GP बन सकती है, इनफाइनाइट GP बन सकती है, बट ऐसी सीरीज़ बनेगी कि आप उसका सम कर पाएंगे, उसका फॉर्मूला आप लगा पाएंगे, और ये सीरीज़ को आपको यहाँ पे सॉल्व करना रहता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस मच, एक पार्टिकल बेटा इतना चार्ज है, इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एंड एट अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। तो बेटा जी क्या है यहाँ पे, ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है, और ये जो है इसके 10 सेंटीमीटर नीचे, कहाँ पे, इसके 10 सेंटीमीटर नीचे, जस्ट अ मिनट, इससे बेटा 10 सेंटीमीटर नीचे जो सिंपल पेंडुलम का ये जो बॉब रखा है, इससे थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम इज प्लेस डायरेक्टली बिलो 10 सेंटीमीटर बिलो। तो इस वाले से 10 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा पार्टिकल रखा है, और ये जो पार्टिकल है इस पे जो चार्ज है वो हमें दिया है 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये चार्ज अपने को इस वाले पे दिया हुआ है, और डिस्टेंस बीच का इनके दिया हुआ R 10 सेंटीमीटर। द मास ऑफ बॉब इज़ 100 ग्राम, ये जो बॉब है इसका मास क्या है बच्चों, 100 ग्राम इसका मास है। वॉट चार्ज शुड बी गिवन टू बॉब सो दैट स्ट्रिंग बिकम लूज। चलो बच्चों देखो अल्टीमेटली है क्या,
लेट से कि हम इसको बॉब को क्यू चार्ज देंगे, तो पहली चीज़ तो है कि हमें एक्चुअल में यहाँ पे बॉब पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं पहले वो बनाने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, और जब mg को जैसे नीचे आने का ट्राई कर रहा है तो स्ट्रिंग बिकम टॉट, और स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो है टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये टी लग रहा है। अब एक्चुअल में है क्या कि ये जो बॉब का अगर आप एफ देखें तो इस पे नीचे mg है और ऊपर टी है। इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर बच्चों हम इसको ये क्यू चार्ज नहीं होगा तब तो ये दो ही लगेंगे, अगर इस बॉब के पास चार्ज नहीं होगा जब तो ये दो ही लगेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसको हम इसका चार्ज को हमने क्यू लिया तो इसको क्यू डेस ले लेते हैं। तो बच्चों जी ये क्यू डेस इसके ऊपर नहीं होगा तब तक तो ये दो फोर्स ही लगेंगे, लेकिन आपने क्यू डेस दे दिया तो फिर बच्चों इसके ऊपर एक और फोर्स लगने लग जाएगा ऊपर, और वो कितना लगने लग जाएगा, वो लगने लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो लगेगा के Q1 Q2 मीन्स क्यू डेस और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स भी लगने लग जाएगा। अब ये यहाँ पे ये जो है बॉब यहाँ पे रुका हुआ रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन साथ में इसमें टेंशन भी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग लूज हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लूज हो जानी चाहिए, उसमें टेंशन नहीं रहना चाहिए। तो अगर मान लो कि कितना चार्ज दें, अगर हम ये चार्ज नहीं देंगे, मान लो कि हम चार्ज नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो फोर्स है ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो बॉब को यहाँ पे रोकने के लिए नीचे mg लग रहा है और ऊपर t लग रहा है, तो t और mg बराबर होंगे। लेकिन अगर आप ये वाला चार्ज दे दोगे इसको कुछ क्यू डेस, तो नीचे जो चार्ज रखा है ना वो इसको एक रिपल्सन फोर्स देगा, ये जो वाला जो चार्ज नीचे रखा है ये इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो अब ऊपर दो फोर्स हो जाएंगे, टी और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और नीचे कौन सा फोर्स हो जाएगा बच्चों, mg। तो अभी भी अगर ये बॉब रेस्ट में है तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल अप डायरेक्शन, वर्टिकल अप डायरेक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज, mg किधर लगता है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन। अब कई बच्चे इसको वर्टिकल आपको प्लस वाई बोल देते हैं, वर्टिकल डाउन जो है उसको माइनस वाई बोल देते हैं, पर बेटा प्लस वाई माइनस वाई की जगह प्लस एक्स माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, बट वर्टिकल अप और डाउन कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि mg का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल डाउन रहता है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है बच्चों हमेशा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी लग रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और नीचे कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। सो फोर इसमें हमसे बोला है कि जस्ट मतलब हम कितना चार्ज दें कि स्ट्रिंग लूज हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी शुड बी इक्वल टू 0 व्हेन टी इक्वल टू 0 स्ट्रिंग बिकम लूज, स्ट्रिंग, उसके बाद में उससे ज़्यादा आप कितना ही दे लो, लेकिन फिर ये उस पर नेट फोर्स ऊपर आएगा तो ऊपर की तरफ एसलेट करने लग जाएगा, लेकिन हमें तो जस्ट लूज ही कराना है, तो जस्ट लूज कराना है तो हमें टी को 0 ही करना है, ना कि हमें ऐसा करना है कि इसको और mg से भी बड़ा, मतलब mg को बैलेंस करने से भी ज़्यादा फोर्स ऊपर नहीं देना है। तो टी को 0 कर देंगे तो फिर इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो mg के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लिखेंगे हम, के, नीचे वाला जो पार्टिकल उस पर क्यू, बॉब को हमने दिया क्यू डेस जो हमें फाइंड आउट करना है, के क्यू डेस, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mg होना चाहिए बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा साइड में। तो अल्टीमेटली ये हमने एनालिसिस यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर लिया। ये हमने क्या किया, इसका FBD बना दिया बच्चों ऊपर वाले बॉब का, और फिर अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, q कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम, और क्यू डेज तो बच्चों अपने को निकालना ही है, और आर स्क्वायर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, उसका हमने कर दिया स्क्वायर, है ना, के Q1 Q2 अपॉन ये आर स्क्वायर। ऐसा यूनिट्स में डालना। मास बच्चों हमारे पास कितना दिया है, इसका 100 ग्राम दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये 100 ग्राम को अगर किलोग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हम कर देते हैं, तो ये हो गया 100 इंटू 10 की पावर -3, और जी का वैल्यू बेटा कुछ नहीं बोला तो हम जी को जो है वो
10 ले लेते हैं, ये हमने जी का वैल्यू 10 ले लिया। तो अभी क्यू डेज का वैल्यू कितना आएगा, तो क्यू डेज हमारे पास आ जाएगा, ऊपर ये हो गया, ये तो 1 बन गया, तो ये तो हो गया 1 इंटू इधर हो जाएगा 10 इंटू 10 की, तो 10 की पावर -1 रहेगा, उसका स्क्वायर 10 की पावर -2 हो जाएगा उधर जाके। ये 4 से इसको काट देंगे तो ये 10 की पावर 5 रह जाएगा। तो डिवाइड में क्या जाएगा, 9 2 18 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड में जाएगा, और ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर है तो -2 उधर जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये क्यू डेज का वैल्यू आएगा। तो क्यू डेज का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है, तो जी को बेटा हमने 10 ले लिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, तो -5 को भी ऊपर भेज देंगे तो ये 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो क्यू डेज इक्वल टू हो गया 1/18 इंटू 10 की पावर -7। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो 100 है इसमें तो इसे 18 का डिवाइड कर देता हूँ, तो 100 में 18 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 5, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 के आसपास जा रहा है ये, और ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो जा रहा है 5 के आसपास जा रहा है। और ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -9 के आसपास। तो अगर हम 100 में 18 का डिवाइड करें, सॉरी स्टूडेंट्स, सो 100 डिवाइडेड बाई 18 करें तो अप्रोक्सीमेटली 5.55 आ रहा है इंटू 10 की पावर -9। एक बार हम कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू हमें कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -4। क्यू डेज बेटा जी हमें निकालना है, 10 सेंटीमीटर जो है उसको हम बना लेंगे 10 इंटू 10 की पावर ये -2, ये हमने बना लिया। इसके बाद हमने उधर लिखा 100 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 10 की पावर -3 और जी 10 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे ये पूरा पोर्शन तो हो गया 1, और इधर हमने देखो जो कैंसिल आउट किया है वो हमने कितना कैंसिल किया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 डाल दिया। -2 डालने के बाद में ये हमने बिल्कुल सही किया, तो ये तो हमारा 1 बन गया। यहाँ हमने 4 और 5 9 कैंसिल, 10 की पावर 5 आ गया बच्चों। और यहाँ पे फिर हमारे पास 9 2 18, 10 की पावर 5 डिवाइड में चला गया, और यहाँ 10 की सेंटी होता है 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, और उधर चला गया ये -2 और नीचे ये गया -7 बन गया 100 से। सो दिस मच ऑफ कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसके अंदर। चलो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। 2 इक्वली चार्ज पार्टिकल्स आर हेल्ड 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर अपार्ट। अच्छा जी, तो 2 चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, 2 चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं बच्चों। कितना डिस्टेंस से बना लेंगे, इक्वली चार्ज पार्टिकल, ये भी क्यू ये भी क्यू, ये प्लस तो ये भी प्लस, और कितना डिस्टेंस पे बना लेंगे, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इन्होंने बोला है। एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनको रेस्ट से रिलीज कर दिया। इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं है इनके बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है बड़ा ये कनेक्टेड है, कोई रस्सी वस्सी नहीं है, बस ये तो डिस्टेंस गैप है। दे रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब देखो हो क्या रहा है इनके बीच में, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस पे भी एफ फोर्स लगेगा ये, और इस पे भी फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। अभी हमसे कह रहे हैं कि अब देखो अगर इस वाले पार्टिकल की बात करें ना, फर्स्ट वाले पार्टिकल की, तो अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल दूं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये लाइन है और ये जो लाइन है इसको हम लोगों ने बोल दिया
ये लाइन को हमने एक्स एक्सिस बोल दिया। लेट से दिस इज प्लस एक्स और बच्चों ये हो गई माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर ये हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, टू इक्वली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोला है तो ग्रेविटी फोर्स जो है ना छोटे पार्टिकल केस में हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अपने को दिया हुआ है 7 एंड दैट ऑफ सेकंड भी दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज दिस देन व्हाट इज द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो आप एक खुद देखिए कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पार्टिकल का एफ बनाते हैं, फर्स्ट पार्टिकल का क्या बनाते हैं, एफ बनाते हैं, तो अगर ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे रखे होंगे सपोज करो, तो और वैसे भी एम फोर्स को आपको यहाँ नेगलेक्ट ही करके चलना है, तो बेटा इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा, और वो कितना होगा, के Q1 Q2, तो ये हो गया Q इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर और बीच का डिस्टेंस आ रहा है तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस पर कितना लग रहा होगा, इस पर भी एफ ही, फोर्स तो सेम लगता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट लगता है, तो इस पर कितना लग रहा होगा, इस पर भी यही लग रहा होगा एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये बोल रहा है इक्वली चार्ज पार्टिकल्स दिस मच ऑफ अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब बेटा इनका मासेज जो है ना वो कुछ नहीं बोला और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट दिया, तो मासेज अपने को लेना पड़ेगा m1 m2। तो मान लो कि फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे का m2 है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे x डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये इक्वेशन लगाएंगे। तो ये इक्वेशन हम इन दोनों पे ही अप्लाई करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है ये हम इन दोनों पे ही अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन जिसमें ये मूव कर रहे हैं उसको हमने x मान लिया है। तो अब देखो फर्स्ट पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है, सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया f इक्वल टू फर्स्ट सॉरी इस वाले पार्टिकल पे फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो गया f, इसका मास कितना है m2 और एक्सेलरेशन कितना दिया है, फर्स्ट का तो ये दिया है, इसका दिया है 9, इसका एक्सेलरेशन 9 दिया है ऐसा यूनिट्स के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल पे इधर की तरफ ये लग रहा है डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है F इक्वल टू इसका मास कितना है m1 और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है अपने को 7 दिया है। तो अच्छा ये हमने फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिख दी, ये हमने सेकंड के लिए लिख दी। आप खुद सोचो मास अलग है, फर्स्ट का और सेकंड का क्या अलग है, मास, तो उनका एक्सेलरेशन भी क्या है, डिफरेंट है, बट उन पे जो नेट फोर्स है वो तो सेम है ना। तो इन पे क्या है कि नेट फोर्स सेम है लेकिन मास अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 से अगर हम देखें तो m1 इंटू A1 एक तरीके से ऐसे हो जाएगा इक्वेशन m1 A1 इक्वल टू m2 A2, बिकॉज फोर्सेस तो सेम है। तो ये हो गया m1, मतलब फर्स्ट वाले का मास कितना दिया अपने को, फर्स्ट वाले का मास अपने को दिया है 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 kg। तो फर्स्ट वाले का मास दिया है 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 kg ऐसा यूनिट्स में दिया है। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना दिया है 7 ऐसा यूनिट्स में 7 दिया है। और सेकंड वाले का जो है बेटा इस इक्वेशन का ध्यान रखें ये नेट फोर्स इक्वेशन होती है। तो सेकंड पार्टिकल का मास कितना दिया है वो तो बेटा हमसे पूछा है, तो सेकंड पार्टिकल का मास तो मेरे को निकालना है, m2 तो निकालना है, और सेकंड का एक्सेलरेशन कितना दिया है 9 दिया है। तो m2 मेरे पास कितना आ जाएगा 7/9 इंटू फर्स्ट का मास 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 kg। तो इसको बेटा जी कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे और ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 kg मास आ जाएगा सेकेंड वाले पार्टिकल का। चलो अब हमें दोनों पार्टिकल का क्या पता चल गया, मास पता चल गया। अब एक्सेलरेशन भी पता है और मास भी पता, तो फोर्स भी पता चल जाएगा। तो फोर्स जो हमारे पास आएगा ना वो चाहे आप m1 A1 से निकाल लें चाहे m2 A2 से, दोनों ही इक्वल है। तो जो F है हमारे पास में F इक्वल टू m1 A1 भी है, m2 A2 भी है, और F हमारे पास कौन है K Q इंटू क्यू, इक्वल चार्ज पार्टिकल है ना, टू इक्वली चार्ज्ड, यस। तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, तो वो हम L स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, R स्क्वायर सॉरी, तो R स्क्वायर। ये बेसिकली एक इक्वेशन हो गई।
तो ये हमारे पास में, अब इन्होंने हमसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, हमें इनके सेपरेशन दे रखा है और हमें पूछा है चार्ज का वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। अब एफ क्या होगा, एफ चाहे आप M1 A1 ले लो, चाहे M2 A2 ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। तो M1 A1 ले लिया मैंने, इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। तो M1 कितना है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है 6.3 इंटू 10⁻⁻7। फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 7। आर कितना है 3.2 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर भी करना है। तो 3.2 इंटू हम करेंगे स्क्वायर इसका 3.2 इंटू, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे 3.2 इंटू डिस्टेंस गैप है बच्चों 10⁻³ तो 3.2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर भी करना आपको, आर स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में 9 इंटू 10⁻9 डाल देंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब बच्चों मैं सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ, बट इतना बता देता हूँ कि जो आंसर आएगा चार्ज का वैल्यू, ये तो क्यू स्क्वायर आएगा, पर अपने को तो क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, इस पर भी रूट लग जाएगा, तो इस पर भी रूट लग जाएगा। अब ये रूट के अंदर जो पार्ट है इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, पर मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। तो सोल्व करने के बाद जो क्यू का वैल्यू आएगा वो आएगा 7.1, थोड़ा पॉइंटों में बचे ऊपर नीचे आए तो टेंशन नहीं है, इंटू 10⁻11 कूलाम आएगा। थोड़ा 7.1 6.9 हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा, बट पावर्स जो है वो 10⁻11 आएगी और ये 7.1 7.2 के आसपास आएगा। तो आई होप यू विल सॉल्व इट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 चार्जेस +4q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। चलो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं L लेंथ की। तो एक तो इस पे जीरो वाले पे, ये तो जीरो हो गया मतलब डिस्टेंस, इस पे तो रखा है प्लस का 4q, ठीक है। और मिडिल में L/2 मतलब मिडिल पॉइंट हो गया, ये L/2 पूरी लेंथ L है ना, तो L/2 का मतलब मिडिल पॉइंट, वहाँ पे रखा है कैपिटल Q। और L मतलब लास्ट वाला पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे कितना रखा है स्मॉल q, ठीक है। वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी जीरो। स्मॉल q पे बेटा टोटल फोर्स जीरो का होना चाहिए। तो स्मॉल q पे क्या होगा कि अगर ये स्मॉल q प्लस का है और ये 4q भी प्लस का है, तो मान लो 4q इसको इधर रिपेल कर रहा है, 4q अगर इसको इधर रिपेल कर रहा है तो ये फिर ये जो q है ना, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए उतने ही फोर्स से, तो फिर टोटल जीरो हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 4q जो फोर्स लगा रहा है और जो कैपिटल Q जो फोर्स लगा रहा है, उन दोनों फोर्सेस को अगर हम ऐड करें वेक्टोरियली तो वो जीरो वैल्यू देने चाहिए। तो इन फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्सेस के वैल्यूज़ यहाँ पे डालते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये आएगा K 4q इंटू स्मॉल q और सेपरेशन हो जाएगा L, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस ये कितना लगेगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, देखो सीधी सी बात, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है और ये इसको रिपेल तभी करेगा जब ये वाला भी पॉजिटिव है, तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये नेगेटिव होना चाहिए तभी ये अट्रैक्ट करेगा, तभी जीरो आ सकता है। तो ये L/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा L/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये सम जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया K इंटू 4 को आगे ले लिया Q²/L² इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, -4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L²। तो K से K कैंसिल हो गया, L² से L² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक Q से एक, ये K से K कट गया, 4 से 4 कट गया, एक Q से एक Q कट गया, L² से L² कट गया। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया,
यहाँ से हमारे पास में बात सीधी सी इतनी सी आई कि स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू, और यू कैन से कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। तो हमारे पास कैपिटल क्यू का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ स्मॉल क्यू के बराबर होना चाहिए। तो इस वाले के अंदर जो कैपिटल क्यू का वैल्यू हमारे पास आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। मतलब ये हो गया कि जो एडजेज वाले जो हैं ये और ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हमने आज कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से किए। इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। अभी कूलॉम्स लॉ के और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको